Good afternoon, everyone, once again. And in the last class, we have finished with I think, the first and second unit we have finished so far. And today we'll proceed further. The next topic is the next topic, or you can say the next chapter that we are supposed to cover is something called tax and expenditure, incidence, and overview. This is the topic we are supposed to cover up in this unit, and today we'll proceed further. So, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि टैक्स का मतलब क्या होता है और एक्सपेंडिचर से यहाँ क्या मतलब है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि भाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन क्या होता है। And after that we will see how the tax burden is being shared among the individuals, कि बर्डन कौन कितना बर्डन शेयर करता है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। एंड उसके बाद फिर उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिडेंसेस हैं फिर उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई टैक्स क्या होता है। यस, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट डज टैक्स मीन्स? यस स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट इन्फॉर्म बता सकता है कि टैक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? हेलो, Sir, tax is हु a इज दिस? compulsory government. Sir, Vishal. हाँ विशाल बोलो। Sir, tax is a compulsory charge हम्म, by the uh, to the people for various public expenditure. sure. Anybody else wants to say something? आप में से कोई और है जो बताना चाहे कि टैक्स का क्या मतलब है इस पर? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि टैक्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। पेमेंट made by individuals, households, firms, etc. to the government without any direct benefit in exchange। तो बेटे देखो, टैक्स की सबसे पहली बात क्या है? इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। कि भाई ये कि कंपल्शन होती है कि जिस पर भी टैक्स इम्पोज होगा, ही और शी और दैट एंटिटी इज सपोज टू पे द टैक्स। उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल करते हैं या फॉर्म करेगी कोई, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पर भी टैक्स इम्पोज हो सकता है, किसी एक पूरी हाउस होल्ड पर भी। हाउस होल्ड को अगर एक यूनिट मान ले तो उस हाउस होल्ड पर भी टैक्स इम्पोज हो सकता है। और किसी एक कोई एक इंडिविजुअल फर्म है तो फर्म इज ऑल्सो सपोज टू पे द टैक्सेस। अब ये टैक्स पे किसको करना होता है? गवर्नमेंट को पे करना होता है। दैट मीन्स द टैक्सेस आर टू बी पेड टू द गवर्नमेंट by the individuals, households or firms. Now if we have been paying the tax, do we
do we have a right or do we get anything in return? The answer is no. We are paying tax as being compulsion, as being the legal compulsion we are supposed to pay. ये जो कंपल्सरी है ये क्या है? लीगल कंपल्शन है, लीगल कंपल्शन है कि लीगली हमें टैक्स पे करना पड़ता है, लीगली हमारे कंपल्सरी है टैक्स पे करना, नहीं तो हम टैक्स पे नहीं कर पाते। और मतलब कि अगर वॉलेंट्री नहीं है, ये इच्छा पर नहीं है कि जिसकी इच्छा है वो दे दे, जिसकी इच्छा नहीं दे, नहीं, ये कंपल्सरी पेमेंट है। जो भी टैक्स के लॉज हैं और उन लॉज के अकॉर्डिंगली जिस जिस एंटिटी पर जितना जितना टैक्स इम्पोज होता है, that entity is bound to pay the tax, that is what it means। अब दूसरा है कि इसके लिए हम कोई डायरेक्ट बेनिफिट के लिए नहीं आस्क कर सकते, वी कैनॉट आस्क फॉर डायरेक्ट बेनिफिट फॉर दिस। मतलब हमने टैक्स पे किया तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि टैक्स पे किया तो मुझे ये सर्विस मिलनी चाहिए। अब डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडिविजुअली हम किसी बेनिफिट को नहीं आस्क कर सकते। यानी कि मान लीजिए मैं अगर टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कुछ गवर्नमेंट से वो नहीं बोल सकता, बट हाँ सोसाइटी का पार्ट, सोसाइटी एज अ होल, वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर द बेनिफिट्स। यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टैक्सेस के लिए हम इंडिविजुअली तो हम बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी कि मैंने टैक्स पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे घर पे पानी क्यों नहीं आ रहा, या मेरे घर पे सफ़ेदी नहीं हुई भाई, ये क्या मतलब है, या मेरी घर के आगे की गली नहीं बनी है, ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने टैक्स पे किया इसलिए गली बनवाई है या सड़क बनी, नहीं, क्योंकि मैंने टैक्स पे किया इसलिए मुझे हॉस्पिटल में सर्विस मिलनी चाहिए, नहीं। इंडिविजुअली बेनिफिट को नहीं, वी कैनॉट आस्क फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स, बट वी कैन आस्क फॉर सोशल बेनिफिट्स ऑलवेज। वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर द सोशल बेनिफिट। दैट मीन्स एज अ सोसाइटी वी कैन आस्क कि दैट एज वी हैव बीन पेइंग द टैक्स, the society should have these services. That means these services should be provided or to be provided to the society. तो एज अ सोसाइटी तो हम उस बेनिफिट के लिए बोल सकते हैं, इंडिविजुअली हम उस बेनिफिट के लिए नहीं बोल सकते हैं। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है, ये हो गया टैक्स। अब टैक्स का हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, अलग अलग तरह से कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। कैटेगराइजेशन किस तरह से है? अब टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक तो हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मीन्स दिस इज द कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इम्पोजिशन, कि कोई इम्पोजिशन के नेचर के बेसिस पर ये कैटेगराइजेशन कर रहे हैं हम लोग। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबसे पहले आता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? क्या होता है कि it is being, let us first understand a few terms, then we will proceed what does direct tax means and what does indirect tax means. Well, there are two terms basically. One is the impact of tax. What does impact of tax means? It means legal obligation to pay. That means who is legally bound, who is legally held responsible for the payment of tax, and that entity, on that entity we will say the impact of tax is on that entity। यानी कि जिस एंटिटी को लीगली
कंसीडर किया जाएगा कि भाई जिम्मेदारी, यानी कि कल को टैक्स अगर जमा नहीं होता है या टैक्स को डिपॉजिट नहीं करते हैं या टैक्स का सबमिशन नहीं करता है कोई भी इंडिविजुअल जिसके ऊपर टैक्स लगा है गवर्नमेंट को, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, जिससे वो सवाल पूछा जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी उस इंडिविजुअल को, उस चीज को हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। दूसरा होता है टर्म इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एक्चुअल बर्डन ऑफ पेमेंट, बर्डन ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट का जो एक्चुअल बर्डन है ये वो कहलाता है। एक्चुअल बर्डन ऑफ पेमेंट मतलब फाइनेंशियल बर्डन किस पे आ रहा है, यानी कि जेब पे किसकी पे असर पड़ रहा है, किसकी पॉकेट पे असर पड़ रहा है टैक्स पे करने का एक्चुअल। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है, दीज आर द टैक्सेस in which the impact of tax and incidence of tax, incidence of tax and incidence of tax is on the same individual or you can say entity। कि डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स कहलाते हैं जिसमें इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है सेम इंडिविजुअल या एंटिटी पर होता है। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इनकम टैक्स, ये एक एग्जांपल है। अब मान लीजिए इनकम टैक्स जो होता है या तो कोई बिजनेस फर्म पे करती है, उस फर्म पर इम्पोज होगा, या किसी इंडिविजुअल पर होगा। यस और नो? स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट। यस सर। ठीक है ना? मान लीजिए अगर टैक्स का जो मेरे ऊपर टैक्स लगा, सपोज करो मेरी इनकम है, मेरे को टैक्स पे करना है, मेरे नाम से इनकम टैक्स रिटर्न जाती है कि प्रवीण कुमार जो है उनकी रिटर्न जाती है, उनकी इतनी इनकम है उसकी रिटर्न जाती है। कल को अगर टैक्स जमा नहीं होता है, यानी कि अगर मैं टैक्स को डिपॉजिट ना कराऊं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट किससे ये सवाल पूछेगी भाई तुम्हारा टैक्स जमा नहीं हुआ है, लीगली किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? प्लीज टेल मी द आंसर। स्टूडेंट्स डिड यू हियर मी? सर आपसे पूछेगी। मेरे से पूछा जाएगा ना सवाल। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि टैक्स मेरे ऊपर इम्पोज्ड है, मुझ पर इंडिविजुअल इम्पोज्ड है, तो इसका मतलब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मेरे ऊपर है। इज दैट ओके? इसका मतलब क्या हो गया? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मुझ पर हो गया। ठीक है, बिकॉज लीगली टैक्स को पे करने की लीगल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, तो इसलिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मुझ पे हो गया। अब सवाल है, अब जब एक्चुअल में मैं इनकम टैक्स पे करूंगा तो अपनी पॉकेट से ही करूंगा या किसी और की पॉकेट से ले सकता हूं मैं? यस सर, अपनी पॉकेट। अपनी पॉकेट से पे करूंगा ना। यस किसी सर। और से अगर लेना पड़ेगा तो उधार के तौर पर तो ले सकता हूं पैसे, कि भाई मेरे पास टैक्स पे करने के अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैं उधार ले रहा हूं किसी से और उसको वापस लौटाऊंगा, पर वो मुझे उस टाइम उसको वापस लौटाने पड़ेंगे। तो एक तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स है उसमें इम्पैक्ट ऑफ टैक्स भी मुझ पर ही और इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी मुझ पर ही है। कि एक्चुअल में जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है पे करने का वो भी मुझ पर ही आ रहा है और एक्चुअल में पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इज दैट ओके? क्या ये इतनी बात समझ में आई है? हेलो? यस सर। ठीक है। yes, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है? These are the taxes
in which the impact of tax is on one entity या individual and incidence of tax is on another. मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होगा कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स तो किसी एक इंडिविजुअल पर होगा, यानी कि लीगल जो बाउंडेशन है, लीगल जो ऑब्लिगेशन है, तो किसी एक इंडिविजुअल का होगा, और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो किसी दूसरे पर आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि लीगल बर्डन किसी पर आएगा, फाइनेंशियल बर्डन किसी और पर आएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए सेल्स टैक्स है, जैसे जीएसटी है टैक्स, तो इसमें जो टैक्स को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने की या सबमिट करने की लीगल जिम्मेदारी किसकी है? यस, ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर्म्स की होती है। मेरी और आपकी तो नहीं होती ना। मान लीजिए मैंने एक दुकान से टूथपेस्ट खरीद ली और उस टूथपेस्ट के प्राइस में लिखा है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, या उसने उस पर जीएसटी जोड़कर मुझे बता दिया और मैंने उतना उसको पे कर दिया। अब मान लीजिए कल को अगर उस सेल्स पर टैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी या शॉपकीपर से कि भाई आपने टैक्स सब डिपॉजिट क्यों नहीं किया? किससे पूछेगी गवर्नमेंट? शॉपकीपर से पूछेगी ना, मेरे से तो नहीं पूछेगी ना, या हमसे तो नहीं पूछती भाई तुमने सामान खरीद के लाए उस पर टैक्स क्यों नहीं पे किया, या पे किया था तो गवर्नमेंट के पास जमा क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। गवर्नमेंट हमसे तो नहीं पूछेगी ये चीज़। गवर्नमेंट ये चीज़ पूछेगी किससे? शॉपकीपर से। यानी कि जो एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किस पर है? फर्म पर हो गया। जबकि एक्चुअल फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर आता है? कस्टमर्स के ऊपर, किसी और के ऊपर। कस्टमर्स जो होते हैं उनके ऊपर आएगा ना, जो बायर होंगे उनके ऊपर आएगा, जिसने सामान खरीदा उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि जब इम्पैक्ट किसी और पर हो और इंसिडेंस किसी और पर। कि जब इम्पैक्ट किसी पर होगा और इंसिडेंस किसी पर, तो वहां पर क्या होगा? इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इज पॉसिबल in case of indirect tax। कि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में एक्चुअल में फाइनेंशियल बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, इम्पैक्ट को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इंसिडेंस को शिफ्ट किया जा सकता है। इम्पैक्ट शिफ्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो लीगल जिम्मेदारी है वो तो उसी की बनी रहेगी। अब वो एक्चुअल में फाइनेंशियल जो टैक्स की फॉर्म में जमा कर रहा है, क्या कहते हैं इसको, जो एक बिजनेस एंटिटी या फर्म जमा कर रही है गवर्नमेंट के पास, तो वो जो टैक्सेस जमा कर रही है गवर्नमेंट के पास, तो वो टैक्सेस का जो पेमेंट है वो फर्म अपनी पॉकेट से कर रही है या कस्टमर की पॉकेट से ले रही है। गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट को तो यह है कि भाई अगर आपने इतने की सेल की है तो आपको इतना टैक्स डिपॉजिट करना है। गवर्नमेंट तो शॉपकीपर से पूछेगी। तो जिस केस में इनडायरेक्ट टैक्स केस में क्या होता है कि शॉपकीपर या जो भी फर्म होती है वो क्या करती है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसके प्राइस को कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड करके कस्टमर के ऊपर वो बर्डन ट्रांसफ़र कर देती है कि कस्टमर इज सपोज टू पे द टैक्स फॉर दैट। इज दैट ओके? हेलो,
स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें टैक्स बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, बट डायरेक्ट टैक्स केस में टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो अब जो हम टैक्स बर्डन डिस्कस करेंगे, टैक्स बर्डन हम इनडायरेक्ट टैक्स के केस में डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। शेयरिंग ऑफ टैक्स बर्डन। दो मिनट वेट कीजिए। देन लेट्स स्टार्ट। So now we'll be discussing sharing of tax burden. Sharing of tax burden. Who will share the tax burden? Well, अब इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ सकते हैं हम, फर्स्ट केस में होगा when impact of tax is on seller। दूसरा हम पढ़ सकते हैं when impact of tax is on buyer। यानी कि impact of tax seller पर और impact of tax किस पर? buyer पर। तो जब सेलर पर impact of tax होगा तो उस केस में क्या होगा? in this case the supply curve will shift vertically by amount of tax at each point, और जब impact of tax on buyer होगा तो उसमें क्या होगा? in this case the demand curve will shift vertically downwards, यहाँ vertically upwards लिख लीजिए, vertically upwards या vertically downwards by amount of tax at each point। यानी कि जब impact of tax बायर पर होगा, सेलर पर होगा, तो जो वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कौन? सप्लाई का। अपवर्ड्स बाय अमाउंट ऑफ टैक्स एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पर आप टैक्स के अमाउंट से शिफ्ट कर जाएंगे। अब क्या इसका इफेक्ट जो होगा, क्या वो डिफरेंट होगा? मान लीजिए अगर सेलर पर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है और या फिर बायर पर, यानी कि या तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स तो किसी एक पर ही रखेगी गवर्नमेंट, या तो सेलर पर रखेगी या बायर पर। दोनों को तो एक साथ लीगल बाउंडेशन में डालेगी नहीं टैक्स के इम्पोजिशन के लिए, सबमिशन के लिए। तो या तो बायर को क्या कहते हैं कि लीगली बाउंड करेगी गवर्नमेंट, या सेलर को लीगली बाउंड करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है ना? तो अब सवाल है, विल देयर बी एनी चेंज इन द रिजल्ट? विल, डज दिस हैव अ डिफरेंट मीनिंग, a different effect? अब आता है does this have different effects? That is impact
of tax on seller and impact of tax on buyer. बायर और सेलर पर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का क्या कोई डिफरेंट इफेक्ट होगा? आंसर इज नो। द नेट रिजल्ट जो आएगा टैक्स इम्पोजिशन से या बर्डन पे, टैक्स बर्डन पे, शेयरिंग ऑफ टैक्स बर्डन पे क्या कोई डिफरेंस होगा? आंसर इज नो। चाहे गवर्नमेंट सेलर के ऊपर इम्पोज करे टैक्स, चाहे गवर्नमेंट बायर के ऊपर इम्पोज करे टैक्स, यानी कि चाहे लीगल ऑब्लिगेशन सेलर के ऊपर डाले, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन बायर के ऊपर डाले, क्या उससे टैक्स के, शेयरिंग ऑफ टैक्स के ऊपर कोई डिफरेंस आएगा? क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज नो। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन शेयरिंग ऑफ टैक्स। तो फिर है क्या शेयरिंग बर्डन शेयरिंग का डिफरेंस किससे आएगा? आंसर इज, now the question is what determines the burden of tax sharing? टैक्स शेयरिंग के बर्डन को कौन डिटरमाइन करेगा? द आंसर इज बर्डन ऑफ टैक्स शेयरिंग, it will be determined by the forces of, it will be determined by the, not exactly the forces, by the elasticity of demand and supply terms। भाई सिंपल सी बात है कि जो टैक्स बर्डन के ऊपर जो शेयरिंग होगी बर्डन की, तो बर्डन किस पर ज़्यादा रहेगा किस पर कम, ये इस बात से डिपेंड नहीं करेगा कि टैक्स सेलर पर इम्पोज किया गया है या बायर पर इम्पोज किया गया है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेलर पर है या बायर पर। वो किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, जो शेयरिंग ऑफ टैक्स बर्डन है वो डिपेंड करेगी किस पर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कि इफ देर इज सेम इलास्टिसिटी, चाहे बर्डन बायर पर इम्पोज किया गया हो, चाहे बर्डन सेलर पर इम्पोज किया गया हो, चाहे टैक्स का इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बायर पर हो, चाहे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेलर पर हो, किसी पर भी हो, उससे बर्डन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्डन पर कब फर्क पड़ेगा? जब इलास्टिसिटी वेरी करेगी। तो लेट अस ट्राई एंड सी दैट हाउ इट विल वर्क। ओके, पहले एक ग्राफिकली एक ग्राफ से हम समझ लेते हैं कि जब सेलर पर इम्पोज होगा तो कैसा रहेगा और बायर पर होगा तो कैसा रहेगा। पहले उसको देखते हैं ग्राफिकली। Let us try and see graphically. However, you all have done this during your first semester in case of introductory microeconomics paper, but still we need to repeat it over here as this is in the syllabus. This is quantity, this is price. Again, let's draw the curve axis first. These are the prices, these are the quantities that we have been discussing. So this is the demand curve. Let's have this as the demand curve, and this is the supply curve. The supply curve S0, S0. This is the equilibrium price, equilibrium point E0. This is something called equilibrium quantity Q0. This is something called
price P0. Now if the tax is being imposed on the seller, in that case the supply curve will shift upwards at each point by the amount of tax. So this is as what that supply curve has shifted. अब हर पॉइंट का जो वर्टिकल डिफरेंस होगा, लेट मी ड्रॉ इट विद सम अदर कलर, ब्लू कलर, लेट मी टेक द ब्लू कलर। सपोज इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, चाहे यहाँ पर ले लूँ मैं ये डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस, पॉइंट सी और पॉइंट डी, चाहे यहाँ पर ले लूँ मैं वर्टिकल डिफरेंस, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, कहीं पर भी वर्टिकल डिफरेंस ले, चाहे यहाँ पर ले लें वर्टिकल डिफरेंस एफ, दैट्स जी एंड दिस इज एच। तो वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑन दिस सप्लाई कर्व is representing the tax. So this is tax, this is tax T, this is amount of tax T, this is amount of tax T. That means this much is the tax that is being imposed. Now if you look at this, see, this is the price after imposition of tax PA, and we have the corresponding another point. This is something called PB. This is another price. अब टैक्स लगने से पहले ये P0 प्राइस था, ये क्या था, प्राइस बिफोर टैक्स, यानी कि दिस वाज द प्राइस, दिस वाज द इक्विलिब्रियम प्राइस बिफोर टैक्स, paid by the buyer and received by the seller. Am I right, students? क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. कि ये जो है टैक्स लगने से पहले ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, तो टैक्स लगने से पहले यही प्राइस बायर पे कर रहा था और सेलर इसी को रिसीव कर रहा था। Am I right? Yes or no? Hello? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Now, what is this PA now? This is what we are supposed to discuss. What is this PA? What is this PA? This PA is nothing but the price paid by buyer after tax. Am I right? After tax, this is the price that is that the buyer is supposed to pay, isn't it? This is the price that the buyer is supposed to pay. Hello? Yes, sir. Did you get it? Now, what is this PB? Let's try and get it. What does this PB represent? Well, this PB is nothing but the price received by seller आफ्टर टैक्स, कि टैक्स पे करने के बाद ये प्राइस होगा PB, और ये जो टैक्स है AB, ये जो टैक्स है, ये टैक्स कौन रिसीव करेगा? टैक्स, दिस इज द टैक्स, दिस इज द टैक्स received by government, isn't it? Yes, sir. Received by the government. That means the government is supposed to receive this tax. So if you can look at this figure and you can check this out. Well, check this out, that this is the tax, this is the price after tax paid by the buyer, this is the price before tax the buyer was paying. So that means this green shaded area, this green shaded rectangle is nothing but burden of tax on buyer. Am I right, students? Yes, sir. Did you get it? And similarly, let us see other part of the story. This was the price received by the seller before tax.
and this is the price that is being pocketed by the seller or received by the seller after tax. Am I right? Hello, Yes, sir. students? So you can see that this shaded region is shaded rectangle actually is nothing but the burden of tax on seller. Got it? So this is the burden of tax on buyer, this is the burden of tax on seller. Am I right? Hello students? Yes, sir. इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है इससे रिलेटेड? हेलो, नहीं पूछना? Okay then, in that case, if there are no questions, let's proceed further. Well, the same sort of conclusion we can draw even when the tax is imposed on the buyer. Let us see that. Suppose that's the demand curve. Let me draw it clearly. Now this is the demand curve. Okay, D0, D0, and well, probably this is the supply curve as 0. Let me put it like as 0. This is the equilibrium point E0. This is equilibrium quantity. This is Q0, and this is equilibrium price E0. So well, students, this is the situation when this is the situation before the tax. Now nothing is being imposed on buyer and seller, and they are selling in the open market freely. And this is the equilibrium price that is being charged by the seller and paid by the buyer. Is that okay? Now let's assume that the T amount of tax is being imposed on the buyer now. The impact of tax is on the buyer. Now in that case, the demand curve will shift parallel downwards by the amount of tax. Let's see that. Let us see that. Well, suppose this is T1, this is T1 demand curve, and the vertical distance at any point between these two curves will give us the amount of tax. Suppose this is the point, then this is the tax AB, this is A, this is B, let me mark it B. Either we are here, this vertical difference CD, either we are here, this is the difference EF, or somewhere else, let it be here. EF, this is G, and this is H. So the vertical distance is AB. AB is nothing but the tax. Now let's try and analyze the situation. And this is the price PA. This is the price PB again. Now let me mark them. And this is the price before tax. This is the price before tax. This is the price paid by buyer. Price paid by buyer after tax. Why the buyer is paying this much price after tax? Because now it is on the shoulders of the buyer. The responsibility is on the buyer that the government, the buyer is supposed to pay the tax, not the seller. अब गवर्नमेंट ने बायर के ऊपर टैक्स इंपोज किया है, तो बायर क्या करेगा? सेलर को तो इतना पे करेगा, और जो ये ए से बी तक का है ये एज अ टैक्स पे करेगा बायर. इज दैट ओके? हेलो, गवर्नमेंट को. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर after tax. This is the price received by seller after tax. Now you can clearly judge what is
the burden of tax on the buyer. So this is the price the buyer is paying after tax. This is the price the buyer was paying before tax. So this green shaded region, rectangle, is nothing but burden of tax on buyer. And similarly the maroon, or I don't know which color is this, some magenta sort of color is this, and this shaded region, the lower one is representing burden of tax on seller. Well, this is the burden of tax on buyer, this is the burden of tax on seller. Now you can see it easily by comparing these two figures that the determination of burden is the same, the process is the same. The only difference is that in this case the impact of tax is on the seller, and in this case the impact of tax is on the buyer. Am I right? Am I clear? Hello? Yes, sir. हेलो स्टूडेंट्स Yes, क्या sir. ये सब समझ आया? किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? यस, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? यस, डू यू वांट टू आस्क समथिंग और एनीथिंग? No, sir. हेलो स्टूडेंट्स, किसी ने कोई सवाल पूछना है? Well, in case if there are no questions, then thank you very much. आज के लिए इतना ही. इससे आगे के जो burden sharing के different cases हैं, we'll proceed in the next class. Okay. Thank you for the day. Thank you.